नमस्ते विद्यार्थियों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो है जागीर की उपलब्धियां एवं नूरजा झुंटा का विद्रोह। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये खामोश मिजाज जिंदगी आपको जीने नहीं देगी। अरे ये खामोश मिजाज जिंदगी आपको जीने नहीं देगी। अरे इस जिंदगी के दौर में जीना है तो कोहराम मचा डालो। अरे इस जिंदगी के दौर में जीना है तो कोहराम मचा डालो। चलो, जागीर की उपलब्धियां। जागीर का जो शासन है वह 1605 से लगाकर 1627 ईस्वी तक रहता है। अगर जागीर के शासन की अगर हम बात करें, जागीर के शासन की, तो जागीर का जो शासन है वो 1605 ईस्वी से लगाकर 1627 ईस्वी तक रहता है। किसका? जहांगीर का। और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। और सलीम क्यों रखा गया कि शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जन्म होने के कारण, उनके आशीर्वाद से होने के कारण अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा सलीम। और उसी सलीम की उपलब्धियों के बारे में बात करें, सलीम दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के बाद जो उसके पिता अकबर से उसे अथाह साम्राज्य प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी वो अभियान चलाता है, और जो अभियान चलाता है वो मेवाड़ पर। मेवाड़ बादशाह अकबर ने मेवाड़ को अधीन करने के लिए बहुत बार अधिक प्रयास किया कि मेवाड़ ही एकमात्र ऐसा राज्य था या ऐसी रियासत थी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने कई बार ये प्रयास किए, लेकिन अकबर को असफलता का मुंह देखना पड़ा। लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद इसका बेटा जहांगीर दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है, और बैठते ही वो दृढ़ संकल्प लेता है कि मैं मेवाड़ को अपने अधीन करके ही रहूंगा। जहांगीर अकबर ने मुगल शासक महाराणा प्रताप और अमर सिंह को अधीन करने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन उसको अधीन नहीं कर सका। कौन? अकबर। जैसे ही अकबर की मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो जाने के बाद इसका बेटा जहांगीर शासक बनता है, और शासक बनते ही वो दृढ़ संकल्प लेता है कि जब तक मैं मेवाड़ को अधीन करने का दृढ़ संकल्प लेता है। यह जहांगीर एक सेना मेवाड़ के विरुद्ध भेजता है, जिसमें अमर सिंह और जहांगीर के मध्य एक संधि होती है, जो इतिहास में मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जानी जाती है। जहांगीर और मेवाड़ के शासक अमर सिंह के मध्य एक संधि हुई, जो इतिहास में मुगल मेवाड़ संधि के रूप में जाना जाता है। मुगल मेवाड़ संधि कहा जाता है। कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में आया है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी। 1615 ईस्वी में महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुई थी। ये संधि में ये शर्तें रखी गई। अमर सिंह ने कहा कि मैं स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं आऊंगा मैं मुगल दरबार के अंतर्गत। दूसरी शर्त उसने रखी कि मेरे स्थान पे मेरा बेटा करण सिंह आएगा। इसके बदले में मैं आपको 1500 अपने खुद के सैनिक दूंगा। ये शर्तें रखी। एक शर्तें रखी गई कि मेवाड़ को वैवाहिक संबंध करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध करने के लिए मेवाड़ को बाध्यता नहीं की जाएगी।
ये अगर शर्त मानने को मजबूर हो तो मैं संधि करने के लिए तैयार हूं। इसलिए ये संधि 1615 ईस्वी को मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जानी जाती है। पहला मेवाड़ ने आत्मसमर्पण किया। दूसरा आक्रमण उन्होंने अहमदनगर के विरुद्ध किया। अहमदनगर के विरुद्ध किया। अहमदनगर का एक प्रसिद्ध दुर्ग है, वो है असीरगढ़ का दुर्ग। कौन सा है? असीरगढ़ का दुर्ग है। इस असीरगढ़ के दुर्ग पर जो शासक थे जिसका नाम था निजाम शाह का शासन था। इस निजाम शाह से अकबर इस दुर्ग को हथिया लेता है या इस दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है निजाम शाह के समय अकबर। जैसे ही अकबर की मृत्यु हो जाती है तो निजाम शाह का एक प्रधानमंत्री था। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में आता है। निजाम शाह का प्रधानमंत्री मलिक अंबर को जब पता चलता है कि अकबर की मृत्यु हो गई है तो वो अपने सैनिक शक्ति के बल पर इस अकबर के द्वारा जीते गए सभी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर देता है। क्योंकि अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, इस मलिक अंबर ने सारे क्षेत्रों को वापस अपने अधीन कर दिया। जैसे ही जागीर दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है, इसके बाद वो अभियान चलाता है अहमदनगर के विरुद्ध, और अहमदनगर पर वो अभियान अपने बेटे खुर्रम के नेतृत्व में चलाता है। खुर्रम एक सेना लेकर 1617 में अहमदनगर पर आक्रमण करता है, जिसमें मलिक अंबर है वो लड़ता हुआ मारा जाता है युद्ध भूमि में। फिर इस अहमदनगर पर खुर्रम का या जहांगीर का अधिकार हो जाता है। इस बदले में जागीर अपने बेटे खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है। किस विजय के उपलक्ष्य में खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से नवाजा गया? अहमदनगर के विजय के उपलक्ष्य में, और इसमें उसे 30,000 का मनसब दिया जाता है। मनसब दिया जाता है कितने हजार का? 30,000 का। मेवाड़ विजय के बाद में जहांगीर 1617 में अपने बेटे खुर्रम के नेतृत्व में एक अभियान चलाता है अहमदनगर पर। अहमदनगर का प्रधानमंत्री मलिक अंबर लड़ते हुए वीरते हुए मारा जाता है युद्ध में। फिर इसके जहांगीर का अहमदनगर पर अपना अधिकार हो जाता है, और इस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर अपने बेटे खुर्रम को शाहजहां एवं 30,000 का मनसबदार देता है। अगला आक्रमण जहांगीर करता है कांगड़ा के दुर्ग पर। कौन से दुर्ग पर करता है? कांगड़ा के दुर्ग पर अगला आक्रमण करता है जहांगीर। कांगड़ा, ये कांगड़ा एक दुर्ग है। क्या है? दुर्ग है। और कहां पर है? ये पंजाब नामक स्थान पर है। कहां पर है? पंजाब में। और इस दुर्ग पर जो शासन है वो राजपूतों का है। किसका शासन है? राजपूतों का शासन है। जहांगीर इस कांगड़ा के दुर्ग को जीतने के लिए अभियान चलाता है। कौन चलाता है अभियान? कौन? जहांगीर चलाता है। वहां ये जहांगीर इस दुर्ग पर अधिपत्य करने के लिए एक सेना भेजता है, और सेना 14 महीने तक घेरा डालती है। 14 महीने तक कांगड़ा के दुर्ग पर घेरा डालती है। जब मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं होती, इधर इस दुर्ग के अंतर्गत खाद्य सामग्री की कमी हो जाती है,
जिसके बाद राजपूत सेना केसरिया बाना धारण करके युद्ध में कूद पड़ती है। इस युद्ध के बाद राजपूत सेना लड़ते हुए जब उनको लगता है कि विजय होने वाली नहीं है तो वे जहांगीर के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसी प्रकार जहांगीर का कांगड़ा के दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित हो जाता है। कांगड़ा एक दुर्ग है, वो पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है और पंजाब में स्थित है, जहाँ राजपूतों का शासन है। जहांगीर खुर्रम के नेतृत्व में कांगड़ा पर विजय अभियान के लिए सेना भेजता है। 14 महीने तक घेरा चलने के बाद जब राजपूतों को लगता है कि रसद सामग्री खत्म हो गई है तो वे केसरिया बाना धारण करके युद्ध भूमि में कूद पड़ते हैं। लेकिन अंतिम रूप से जब उनको लगता है कि अब हार हमारी निश्चित है तो मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और जहांगीर का कांगड़ा के दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अगला आक्रमण जहांगीर करता है किश्तवाड़ पर। किसके ऊपर करता है? किश्तवाड़ पर जहांगीर अपना आक्रमण करता है। अगला आक्रमण जहांगीर का किश्तवाड़ पर होता है और यह आक्रमण होता है 1622 ईस्वी के अंतर्गत होता है। किश्तवाड़ पर आक्रमण करता है और किश्तवाड़ पर जहांगीर का अधिकार हो जाता है। जहांगीर के बारे में इतिहास, जहांगीर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि जहांगीर के काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वो है नूरजा झुंटा गुट। इसके बारे में बात करेंगे। नूरजा गुट क्या था? नूरजहां, नूरजहां के बारे में बात करेंगे। नूरजहां, नूरजहां का जो असली नाम था वो था मेहरू निशा। मेहरू निशा था। क्या नाम था? निशा था। 1611 ईस्वी में जहांगीर है वो नूरजहां से क्या करता है? जहांगीर नूरजहां से क्या करता है? विवाह करता है। 1611 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां से विवाह करता है। विवाह करने के बाद में जहांगीर है वो अपने इस साम्राज्य से पीछे हट जाता है और वो वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो उसके बेटे वास्तविक शक्तियां नूरजहां के हाथ में चली जाती है और शासन का संपूर्ण भार है वो नूरजहां के हाथ में होता है। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया और नूरजहां को एक उपाधि नहीं, मेहरू निशा को उपाधि दी। पहली तो दी नूर की उपाधि देता है और दूसरी उपाधि दी नूर महल की। नूर महल का मतलब होता है महलों का प्रकाश, महलों का प्रकाश। फिर इसके बाद में उसको उपाधि दी थी नूरजहां की। नूरजहां का मतलब होता है संसार का प्रकाश। नूर महल का मतलब होता है महलों का प्रकाश, महलों का प्रकाश। और नूरजहां का मतलब होता है संसार का प्रकाश। दो उपाधियों से उनको नवाजा गया था। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने उनके साथ विवाह किया था। आगे इतिहास में जानकारी मिलती है। आगे इतिहास में अगर हम बात करें तो जानकारी मिलती है कि इस जहांगीर ने नूरजहां जहांगीर के साथ में विवाह करने के बाद में नूरजहां धीरे धीरे अपना एक गुट बनाती है जिसका इतिहास में नूरजहां झुंटा के गुट के नाम से जाना जाता है। और इस नूरजहां झुंटा के गुट में कौन कौन थे? नूरजहां झुंटा का गुट था नूरजहां, नूरजहां के जो पिता हैं इनका नाम था ग्यास बेग। इसको अपने शासन में लाती है ग्यास बेग।
इसको एक ये जहांगीर इस गियास बेग को एक उपाधि देता है जिसका नाम है एतमादुद्दौला की उपाधि से नवाजा गया। जहांगीर के पास एक उपाधि दिलवाती है नूरजहां। फिर धीरे धीरे नूरजहां अपने शासन में अपनी माता को भी शामिल करती है जिनका नाम था अस्तम बेगम। इसी अस्तम बेगम ने जहांगीर के शासनकाल में इत्र का आविष्कार किया था। इत्र का आविष्कार किया था। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में आया है कि इत्र का आविष्कार किसने किया था? अस्तम बेगम ने। इसके बाद में ये नूरजहां इतनी शक्तिशाली हो जाती है, फिर इसके बाद में अपने भाई आशफ खां को लाती है। क्या लाती है? कौन किसको लाती है? आशफ खां। किसको लाती है? आशफ खां। और इस आशफ खां को एक पद देती है, दीवान का पद या महत्वपूर्ण सैनिक पद पर रखती है। सबसे प्रमुख सैनिक पद पर आशफ खां को रखा। गियास बेग को बनाती हैं मुख्यमंत्री का पद देती हैं और माता को भी इस शासन में एक अच्छा पद दिया जाता है। नूरजहां की एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। वो भी नूरजहां झुंटा गुट की एक सदस्य हुआ करती थी। आशफ खां की एक बेटी थी, पुत्री, जिनका नाम था अर्जुनमंद बानो बेगम, जिसका विवाह ये नूरजहां जहांगीर के सबसे योग्य पुत्र खुर्रम के साथ में उसकी शादी करवाती है। जहांगीर के योग्य पुत्र अर्जुनबन बानो के साथ ये नूरजहां अर्जुनबन बानो के साथ में जहांगीर के योग्य पुत्र खुर्रम के साथ में उनकी शादी करवाती है। नूरजहां अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी शहर यार ये जहांगीर के बेटे के साथ में करवाती हैं। सभी घर वालों को उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर दिया और वास्तविक शक्ति थी वो नूरजहां के हाथ में थी। जहांगीर केवल नाम मात्र का शासक था, क्योंकि नूरजहां उस समय इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि वो स्वयं जहांगीर के साथ में झरोका दर्शन भी देती थी, सिक्के भी जारी करती थी और उसके नाम से फरमान भी जारी किए जाते थे। इतनी शक्तिशाली हो गई थी नूरजहां। आशफ खां का एक बेटा था जिसका नाम था शाइस्त खां, और शाइस्त खां को भी एक पद दिया था, वो सैनिक का पद दिया। ये सभी मिलकर उन सभी ने लोगों ने मिलकर एक गुट बनाया जिसे नूरजहां गुट के नाम से जाना जाता था। कौन सा गुट था? नूरजहां गुट के नाम से जाना जाता था। ये नूरजहां गुट 1612 ईस्वी से लगाकर 1622 ईस्वी तक चला। फिर इस गुट के अंतर्गत कुछ फूट पड़ जाती हैं और फूट पड़ जाने के बाद विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। इस जैसे ही 1622 ईस्वी तक आते आते हैं जहांगीर बीमार रहने लगा, तो दरबार के अंदर यह अफवाह फैलने लगी कि अब आने वाले समय में जहांगीर के बाद कौन शासक बनेगा। तो लोग कहने लगे शासक बनेगा नहीं, शासक बनाया जाएगा नूरजहां के द्वारा। जैसे ही जहांगीर बीमार ने विद्रोह होने लगा कि बनाया जाएगा। नूरजहां जहांगीर के बाद में जिस मुगल सत्ता पर जिसको बिठाना चाहती थी वो अपने दामाद शहरयार को बिठाना चाहती थी, जो जहांगीर का बेटा था और अपनी लाडली बेगम का पति होने के कारण अपने दामाद शहरयार को बिठाना चाहती है। इधर आशफ खां अपने दामाद खुर्रम को, जो अर्जुनबन बानो बेगम के साथ में शादी हुई थी, खुर्रम को बिठाना चाहते। देखो दोनों भाई बहनों के मध्य विरोध उत्पन्न हो गया, दोनों गुट बनने लगे, विद्रोह उत्पन्न हुआ, जिसके कारण नूरजहां झुंटा गुट बिखरने लगा। क्या बनने लगा? अलग अलग विरोध। वो कह रहा है मैं इसको बनाऊंगा, ये कह रहा है मैं इसको बनाऊंगा। इसके बाद में 1622 ईस्वी में खुर्रम भी करता है विद्रोह, क्योंकि खुर्रम भी दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठना चाहता था, क्योंकि शाहजहां जहांगीर ने उसको शाहजहां की उपाधि से दी थी और उसे
30,000 का मनसबदार प्राप्त था। वो भी उसने भी 1622 ईस्वी में खुर्रम ने भी विद्रोह किया अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध, और यह विद्रोह करने के बाद ये खुर्रम सीधा चला जाता है मेवाड़ की शरण में, और मेवाड़ में अमर सिंह के बेटे करण सिंह के पास शरण लेता है और जग मंदिर के अंदर उस खुर्रम को रखा जाता है। ये सभी नुरजा जुंटा के गुट में कौन कौन से सदस्य? पिता जिसका नाम है ग्यासू बेग, मुख्यमंत्री के पद पर थे। उसकी माता अस्तम बेग जिसने इत्र का आविष्कार किया था। उसका भाई आशफ खां जिसे दीवान का पद प्राप्त था। आशफ खां का बेटा साइस्त खां जो सैनिक के पद पर थे। लाडली बेगम जो नूरजा की बेटी थी, और अली कुली खां की बेटी थी। जो अली कुली खां था वो जहांगीर से पहले नूरजा का पति था, जिसे शेर अफगान की उपाधि प्राप्त थी। खुर्रम भी था जो आशफ खां का दामाद था। धीरे धीरे ये गुट बिखरने लगा और खुर्रम ने विद्रोह किया था 1622 ईस्वी में, और शरण में चला जाता है करण सिंह की। आगे जहांगीर के बारे में उल्लेख मिलता है या जहांगीर के बारे में जानकारी मिलती है कि जहांगीर एक शराबी था, शराबी की लत में डूबा रहता था। कैसा था? जहांगीर शराबी था, शराब की लत में डूबा रहता था। दूसरा था वो एक न्याय प्रिय शासक था। ये सहिष्णु शासक तो नहीं कह सकते, न उसे असहिष्णु शासक कह सकते, लेकिन एक न्याय प्रिय शासक था, क्योंकि उसने आगरा में 300 गज लंबी न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय की जंजीर लगवाई थी जिसमें 16 घंटियां लगी हुई थी। कितनी घंटियां लगी हुई थी? 16 घंटियां। जनता इस न्याय की जंजीर से को खींचकर जागीर के सामने अपने न्याय मांगती थी। इसमें जागीर स्वयं उसका न्याय किया करता था। ये शराबी भी था। आज हमने जागीर के बारे में कुछ अध्ययन किया। कल हम शाहजहां के बारे में अगले वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तब तक आप मुझे इस वीडियो के में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नरेंद्र पाल सिंह आप सभी लोगों से विदा लेता है। धन्यवाद।